अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? अच्छा, सही है। अच्छा, वो क्लास की तादाद जो है वो अब लाइव स्ट्रीम में बैठे हुए हैं लोग नीचे? कोई नहीं। अच्छा, ठीक है। अच्छा, कोई आप में से ऐसा जिसने लास्ट टाइम एफआर 1 पढ़ना शुरू किया हो और फिर ड्रॉप कर दिया हो? एक। दूसरा कौन था? अच्छा, और? अच्छा, ठीक है, सही है। कोई ऐसा जिसने एएफसी पास किया था और उसके बाद से अकाउंटिंग नहीं पढ़ी अभी तक? ओए होए, 1, 2, 3। अब तो एएफसी खत्म हुए भी 2 साल हो गए यार। अकाउंटिंग नहीं पढ़ी? इंट्रो टू अकाउंटिंग भी नहीं पढ़ी, वो जो एग्जाम हुई है, और एफआर 1 भी नहीं पढ़ा आपने बेटे? ये वो चोरी वाले? अच्छा, और आपने भी इंट्रो भी नहीं पढ़ी हुई? हाँ, अच्छा। बाकी सारे जितने यहाँ बैठे हैं सब पीआरसी वाले हैं, मतलब अकाउंटिंग के चीते चीतियां हो चुके हैं। अच्छा, अच्छा, पिछले सेशन में एक गलती हो गई थी मुझसे। मैंने ना ऐसे ही पहले दिन ही ना, दूसरे दिन एक ऐसे ही बस सवाल बेसिक सा लिखवा के डबल एंट्रीज करा के, और मेरा ख्याल है कुछ 10-12 लोग थे जिन्होंने पीआरसी नहीं पढ़ा हुआ था, बाकी सब पीआरसी अकाउंटिंग पढ़े हुए लोग थे। तो मैंने ऐसे ही कहा चलो शुरू में कि आसान सवाल से शुरू करते हैं, और कुछ एंट्रीज करने को दी, पता नहीं ट्रायल बैलेंस के बैलेंस दिए थे। तो जब मैंने चल फिर के क्लास को देखा तो मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे इंट्रो पढ़ानी चाहिए। तो मैंने पिछली दफा ना इंट्रो प्लस एफआर 1 पढ़ाई थी। तो मैं अब ऐसा रिस्क नहीं लूंगा, मैं आपकी बात मान के चलूंगा। आपने पीआरसी पढ़ी हुई है? हाँ, हाँ, नहीं नहीं आप क्योंकि उसका एक नुकसान ये होगा जो हुआ था लास्ट टाइम भी, वो उन बच्चों को बताया था मैंने कि जब मैंने फिर जीरो से पढ़ाया और 10-11 लेक्चर बेसिक ट्रायल तक पहुंचाने में लगाए, उसके बाद फिर उनको इन्वेंट्री और एक्रूअल प्री पेमेंट और इसमें भी कोई 5-6 लेक्चर्स में लगाने पड़े, और आईएस 16 में बिल्कुल स्टार्ट से लेके बताने की वजह से कोई 20-25 लेक्चर उस पर भी लग गए थे। तो इस वजह से जो तगड़ा टॉपिक था, सबसे तगड़ा, उस पर टाइम नहीं बचा था। तो इस दफा मैं उम्मीद करता हूं कि सब पीआरसी पढ़े हुए लोग हैं। ये जो 3 बच्चे हैं ये भी क्लास के बाद मिलिएगा, देखते हैं और क्या हल कर सकते हैं। ठीक है, ये 3 बच्चे जिन्होंने भी हाथ उठाया था ना कि उन्होंने नहीं पढ़ी अकाउंटिंग, ये बेटे भी क्लास के बाद मुझे मिलना। मैं यही हूँ, मेरी अगली क्लासें यहीं पर ही हैं, तो जब ये दुनिया आ जा रही होगी तो आप लोगों को भी क्लास के बाद मुझसे मिलिएगा। बाकी सब बच्चों ने पीआरसी में अकाउंटिंग पढ़ी हुई है ना? सब जबरदस्त है। अच्छा, फिर भी मैं जो एक प्लान है वो मैं बता देता हूं ताकि आइडिया हो जाए कि मेरा क्या सोचा हुआ है। लेकिन उससे पहले, क्योंकि आप लोग अब कैफ में एंटर हुए हैं, पहले पहले पेपर्स हैं आपके, तो शुरू में ना कुछ थोड़ी जज्बाती बातें करता होता हूं मैं कि किसी तरह से कोई एहसास बन जाए अंदर। आप में से कोई ऐसा जो अपनी मर्सिडीज पे आया हो, बीएमडब्ल्यू, ऑडी तो होगी, कोई पार्क करने की जगह ना मिल रही हो बाहर, कोई ऐसा तो नहीं? हेलीकॉप्टर में आके घूम रहा हो, जगह ना मिली हो, ऐसा तो नहीं है कोई? नहीं है।
अच्छा, जो लाहौर से बाहर से आए हुए हैं पढ़ने, कितने बच्चे हैं जो लाहौर से बाहर के हैं? अच्छा, तो सारे ही हैं लाहौर से बाहर के। तो इधर डिफेंस में बंगले हैं अपने, वहां रह रहे हैं? नहीं? अरे नहीं, फिर हॉस्टल में रह रहे हैं? तो भाई बात यह है कि सीए करने गरीब का बच्चा ही आता है। और मैं भी जो है वो अपने अब्बा जी की इसी उम्मीद पे आया था कि बेटा तुम कुछ कर लोगे तो कर लोगे, वरना मेरी तो तनख्वाह बस अब खत्म हो रही है, रिटायर हो गया हूं मैं। तो इसलिए आप में से सारे के सारे बच्चे मिडिल क्लास घरानों से ही होंगे। और मिडिल क्लास तो खैर अब बहुत मुश्किल हो गया है। आप में से ऐसे भी बच्चे होंगे जिनके अब्बा जी, हो सकता है किसी के अब्बू जो है रिक्शा चलाते हों, किसी के हो सकता है मजदूर हों, किसी के छोटे से कस्बे के अंदर कोई छोटी सी दुकान हो सकती है, किसी के अब्बू हो सकते हैं सिक्योरिटी गार्ड हों। इसमें सबसे पहली बात तो मेरे बच्चे ये है कि अगर आपके माँ बाप आपकी तरबियत करने की कोशिश कर रहे हैं और हलाल कमाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपने ना ये शर्मिंदा नहीं होना किसी को बताते हुए कि आपके अब्बू सिक्योरिटी गार्ड हैं। इसमें शर्मिंदगी मत लाना, क्योंकि मैंने ये चीज ऑब्जर्व की है। बच्चे कभी पूछें कि जी अब्बू क्या करते हैं, तो वो बताते हुए कतराते हैं। तो यू शुड बी प्राउड ऑफ योर पेरेंट्स, क्योंकि आपके माँ बाप ने लोगों के आगे हाथ फैलाने की बजाय मेहनत की है, आपकी तरबियत करके आपको यहां तक पहुंचाने की जो उनसे हो सकता था वो कोशिश की है। तो दुनियावी एतबार से उनका जो भी प्रोफेशन है, शर्मिंदा मेरे बच्चे इस पे नहीं होना। इतना जरूर है कि आप सब जो यहां पहुंचे हैं वो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, किसी छोटे शहर से ताल्लुक होगा आपका। जैसे मेजोरिटी बच्चे मैं देख रहा हूं तो आप लाहौर से बाहर के हैं, तो किसी छोटे गांव से ताल्लुक हो सकता है, किसी और छोटे शहर से ताल्लुक हो सकता है। आप तकरीबन के तकरीबन सारे लोग नहीं, नहीं सारे लोग नहीं, कुछ ऐसे भी होंगे जो कहीं भी किसी जोगे नहीं रह गए थे, कहीं कोई दाखिला नहीं मिला, कहीं कोई मेरिट नहीं आया, कोई मैकेनिक भी दुकान पे रखने को तैयार नहीं था काम सिखाने के लिए। तो अम्मा अब्बा ने कहा कुछ तो कर लो, किसी ने कहा जी सीए होता है, जा 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 कर लो सीए कर लो। तो कुछ ऐसे भी हो सकते हैं, वरना ज्यादातर बच्चे आप में से वो हैं जो शायद अपने माँ बाप के औलाद में बड़े हैं और उन्होंने आप पे चांस लिया है। उनको लगता था आप लोग पढ़ाई में अच्छे हैं, उनको लगता था कि आप पढ़ाई में अच्छे हैं और उन्होंने आप पे चांस लिया है। अच्छा, कुछ वेल ऑफ घरानों के हो सकते हैं, लेकिन मैं मेजोरिटी की बात कर रहा हूँ। ये खासतौर पर जो बच्चे मुझे रिकॉर्डिंग में सुन रहे हैं, सीए में मेरे बच्चों, मैंने तो यही देखा है, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, मैंने यही देखा है कि जो मिडिल क्लास घरानों के बच्चे होते हैं ना, जो जो बिजनेस नहीं कर सकते, उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते कि बिजनेस कर सकें, तो वो बच्चे जो उनके पढ़ाई में अच्छे मेहनती होते हैं वो उन पे चांस लेते हैं। और सीए अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा प्रोफेशन है। और यही सुन के आप आए हैं कि यहाँ अच्छी कमाई हो जाती है, ऐसा ही है ना? क्यों जी, पैसों की वजह से आए हैं ना? हाँ तो ठीक है, कोई हर्ज नहीं है इसके अंदर, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी रिस्पेक्टेबल अर्निंग होती है। ये पाकिस्तान के उन प्रोफेशंस में शामिल है कि अगर आप पढ़ाई में अच्छे हैं और पढ़ाई की जो अंदर आपके स्किल है उसको यूज कर लें, प्लस हाँ कम्युनिकेशन स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन आप पढ़ाई के बलबूते के ऊपर दुनिया में अपना एक स्टेटस बना सकते हैं। सीए हो गया, सीएसएस हो गया, डॉक्टर हो गए, ये पढ़ाई में मेहनत करने वाले लोग हैं। तो आप लोग यहाँ आए हैं अपने माँ बाप की उम्मीदें लेके। कितनी फीस है बेटा यहाँ? ये अभी एक पेपर की एवरेज 20 से 25 हजार चलें एक फीस है। और आप लोग यहाँ हॉस्टल में रह रहे हैं, किसी का अपना तो कोठी यहाँ है नहीं डिफेंस में, तो हॉस्टल में रह रहे हैं। अंदाजन कितना खर्चा एवरेज महीने का? ये 20 हजार में खाना शामिल है? खाना शामिल है। अच्छा, आना जाना भी हो सकता है, हॉस्टल वैसे तो करीब ही होगा, लेकिन अगर कोई दूर से आता होगा तो कुछ चिंची या कोई और रक्षा ये भी है। फिर अगर आप 2-3 पेपर पढ़ रहे हैं तो 60 हजार रुपये हो गए 3 पेपर के, 70 हजार। हॉस्टल हो गया, आना जाना, खाना पीना, तो आप ऑन एन एवरेज अपने अब्बा को या जो भी आपको फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहे हैं, तकरीबन को 30 हजार रुपये पर मंथ कॉस्ट कर रहे हैं। अब इसको जरा गौर से सोचें, अपने अब्बा को आपने अच्छा अब्बा मैं बोल रहा हूँ, किसी के बड़े भाई भी हो सकते हैं, किसी की हो सकता है कुछ सिंगल पेरेंट हो सकता है वालदा कुछ अर्न करती हो सकता है कि वालदैन ही हयात ना हो और कोई सपोर्ट करता हो। जो भी सपोर्ट कर रहा है, क्या बहुत आसान है महीने का 30-35 हजार कमाना? है नहीं यार, बड़ा मुश्किल है।
तो फिर वो आपके ऊपर खर्च करने को तैयार हैं। आपके वालिदैन हैं, जो भी हैं, वो आप पे खर्च करने को तैयार हैं। या तो इसलिए कि बस निकले सही घर से, पर नजर ना आए घर में, या फिर वो आपसे बहुत उम्मीद लगाए बैठे हैं। तो अब अगर वो महीने के 30-35 हजार खर्च कर रहे हैं और मुश्किल से कर रहे हैं, आसान नहीं है उनके लिए, और पता नहीं क्या क्या मुश्किलें उन्होंने उठाई हैं, कई तो मुश्किलें एक्सपोज भी नहीं करते बच्चों के ऊपर। मैंने अपनी आप में से काफी सारे बच्चे मेरी कॉस्ट की क्लास में भी होंगे आज, तो मैं उसमें भी ये शेर सुनाऊंगा। मैं अपनी ना हर पहली क्लास के अंदर ही शेर सुनाता हूँ, FAR 1 में, कॉस्ट में। FAR 2 में नहीं, क्योंकि वो लोग बड़े हो गए होते हैं। तो FAR 1 कॉस्ट के अंदर मैं ये शेर सुनाता हूँ। शहर में आकर पढ़ने वाले भूल गए, शहर में आकर पढ़ने वाले भूल गए, किसकी माँ ने कितना जेवर बेचा था। तो आप लोगों को जो यहाँ पहुंचाया है ना आपके घर वालों ने, वो बेटे बहुत सारी कुर्बानियों के बाद पहुंचाया हुआ है, और मुसलसल वो चल रही हैं। क्योंकि अगर आपको वो बियर कर रहे हैं महीने के 30-35 हजार रुपए, तो आसान नहीं है। और अपने बच्चे को दूसरे शहर भेजना, ये एक अलग टेंशन होती है। तो ऐसे में आप लोग बहुत सारी कुर्बानियां और उम्मीदें लेके यहां पहुंचे। अब आपको मुश्किल क्या आएगी? वैसे तो जो बच्चे मेरे बारे में जानते हैं, मुझे जानते हैं, मुझे लगा था मशहूर आदमी, जानते हैं ना मुझे। हाँ, जो लोग मुझे जानते हैं उनको इतना आइडिया होगा कि मैं अकाउंटिंग तो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाता ही हूँ। उसके अलावा कोशिश ये करता हूँ अपने तौर पे, जितनी भी कोशिश कर सकूं अल्लाह की कबूलियत से, कि जब स्टूडेंट सेशन खत्म करके जाए तो वो एक बेहतर मुसलमान, एक बेहतर इंसान हो, इसकी भी कोशिश करता हूँ। अभी शुरू शुरू में तो नहीं कर दूंगा फौरन ही, आप लोग पहले दिन ही घबरा जाएं। कुछ ने तो मुझे शायद देखते ही घबरा गए होंगे मेरे हुलियों को देख के, और वो ना कुछ कुदरती तौर पे कुछ बच्चे से डर भी जाते हैं, पता नहीं, बहरहाल एक अजीब सी वहशत सी आती है कुछ लोगों को। मैंने एक दफा चल रहा था गली में पैदल, अब्बू की कब्र पे गया हुआ था, तो अब वो सुनसान गली थी, तो अब हुलिया मेरा यही होता है। तो मैं चल रहा था एक साइड पे, मैं सड़क की एक साइड पे था, इस साइड पे ना खातून थी और छोटा बच्चा था उनके पास ना। अच्छा, अब मैं सड़क के इधर हूँ, अक्रॉस वो खातून ने इधर से आना है, उनके हाथ साथ बच्चा है। जब मैं पहुंचा ना करीब, उन्होंने अपने बच्चे को उस तरफ कर लिया। पता नहीं कुदरती खौफ होता होगा कोई, तो हो सकता है आप में से पहले दिन देख के मुझे को घबरा गया हो। तो मैं अकाउंटिंग ही पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह, और चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ मैं, अल्हम्दुलिल्लाह चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, और आपको अकाउंटिंग पढ़ाऊंगा। और कुछ अरसे के बाद फिर जब आपके साथ एक मोहब्बत का एक रिश्ता बन जाएगा, क्योंकि मेरे अपने बच्चे तो बहरहाल मेरे अपने ही हैं, आप लोग उस जैसे तो नहीं हैं, लेकिन मेरे स्टूडेंट्स मेरे लिए ना मुझे बच्चों की तरह प्यारे होते हैं। और वैसे तो 2-4 साल बड़ा हूंगा आपसे, लेकिन लेकिन चूंकि हमारा रिलेशन ऐसा है, आप मेरे स्टूडेंट्स हैं, तो मैं आप लोगों को खुलूस से मोहब्बत से ही पढ़ाऊंगा। तो उसकी वजह से आपके मेरे दरमियान एक अच्छा बॉन्ड बन जाएगा, मोहब्बत का रिश्ता बन जाएगा। फिर इंशाल्लाह मैं आस्ता आस्ता कोशिश करूंगा कि जो है ना वो आप एक बेहतर इंसान भी बन के जाए यहाँ से। कोशिश मेरी पूरी होती है। जो लोग मेरे बारे में जानते हैं, बयानात का सिलसिला कंडक्ट करता हूँ, और भी कुछ और एक्टिविटीज हैं, तो इंशाल्लाह वो आस्ता आस्ता करूंगा। शुरू में आपको मैं अकाउंटिंग ही पढ़ाऊंगा। बल्कि वो लास्ट टाइम एक बच्चा बता रहा था, पता नहीं मुझसे FAR 1 शायद नहीं पढ़ा होगा, अभी मुझे नहीं सुन रहा होगा वो, उसने मुझे कहा कि आप लोगों से ना मैंने नहीं पढ़ना था, यानी मैं हो गया, अदनान रऊफ हो गए, और उमैर उतरा हो गए, जानते हैं इन लोगों के बारे में ना, मार्केट में मशहूर टीचर्स हैं, जवाद साहब हो गए। तो वो कहता था, मैं उन दोनों राइज में था, मैं पैक से पढ़ा हूँ, पैक में पढ़ाता था, लेकिन ड्यू टू सम रीजंस मैंने फिर छोड़ दिया था पैक 2019 स्प्रिंग 20। फिर अब पिछले सेशन में मैं वापस आया था, तो 2 साल में पैक में नहीं रहा, तो राइज में था मैं। तो एक बच्चे ने मुझे मैसेज, ये मैं आपको इस बच्चे की बात बता रहा हूँ जिसने मैसेज किया। उसने कहा कि मैंने ना आप लोगों से, आप मौलवियों से मैंने नहीं पढ़ना था, क्योंकि आप मौलवी जो हैं कंजर्वेटिव लोग होते हैं, आप आउटडेटेड लोग हैं, आपको नहीं पता दुनिया के बारे में। तो मैं पैक आ गया। वो बच्चा बता रहा है कि मैंने पैक में एडमिशन लिया, लेकिन आप पैक आ गए। तो वो जब क्लास का हिस्सा रहा, आस्ता आस्ता जो लोग मेरे बारे में जानते हैं, इंशाल्लाह आगे भी आपके लिए पता चल जाएगा आपको मेरी जो फिक्र होती है बच्चों के बारे में, तो उसके उस पर ना असरात होने शुरू हुए, जो मुझे वो आगे तफसील बता रहा था कि उसने फिर कुरान पाक पढ़ना शुरू किया, फिर नमाजें पढ़नी शुरू की, उसकी सोच चेंज हुई।
तो इंशाल्लाह अपनी तरफ से मैं खुलूस के साथ कोशिश पूरी करूंगा कि आपको अकाउंटिंग भी अच्छी पढ़ाऊं। मेरा काम है, आपने पैसे दिए हैं कॉलेज को। और दूसरा फिक्र इरादा ये है कि आप जब यहाँ से जाएं तो आप एक बेहतर इंसान हो जब आप इस सेशन में आए थे उससे। तो आप लोगों को मेरे बच्चों मुश्किल ये आएगी कि आप हैं जवान, और आप में से कई बच्चे ऐसे भी होंगे, कई ऐसे इलाकों से होंगे कि आपने लड़कियां नहीं देखी होंगी, क्योंकि ऐसे बहुत सारे हमारे इलाके बहुत अच्छे इस एतबार से, पर्दे के एतबार से हैं। कई लड़कियां ऐसी होंगी जिन्होंने यहाँ पर कभी कोई एजुकेशन वाले एनवायरनमेंट में नहीं पढ़ा होगा। आप लोग डिफरेंट सिटीज से हैं, आपकी एज ऐसी है कि आपको बहुत सारी चीजों में अट्रैक्शन होगी, बहुत सारी खराबियां। फिर आपके पास मोबाइल्स हैं, उसमें मोबाइल में आप क्या कर रहे हैं, किससे कौन से हराम कॉन्टेक्ट रख रहे हैं, क्या एक्टिविटीज हैं, उस पर आप खुले आजाद हैं। आपके माँ बाप यहाँ हैं नहीं, तो आपको इतने सारे मौके मिलेंगे जिसमें आप लोग ना बहुत आगे निकल सकते हैं। ये होगा आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज। मैं दीन का एस्पेक्ट तो बाद में लाऊंगा, पहले आपको मैं अकाउंटिंग ही पढ़ाऊंगा। पहले अपने आपको अकाउंटिंग पढ़ाना साबित कर दूं, फिर दीन शामिल करूंगा। अभी शुरू में आपको दुनियावी बात बता रहा हूं। तो आप जिस मकसद से यहाँ आए हैं ना, जिन कुर्बानियों से, जिन छोटे बहन भाइयों की उम्मीदों की वजह से, जिन पेरेंट्स की उम्मीदों की वजह से, वो बेटे वो रह जाएगा। तो इसलिए आपसे गुजारिश ये है कि जब भी आप इन एक्टिविटीज में एंगेज होने लगे, जरा माँ बाप को याद कर लेना, ये याद कर लेना कि शहर में आकर पढ़ने वाले भूल गए किसकी माँ ने कितना जेवर बेचा था। तो जब तक इसको अपने दिल के अंदर इस याद को रखेंगे कि हमारे पेरेंट्स की तरफ से जो भी आपके सपोर्टर हैं, पेरेंट्स नॉर्मली पेरेंट्स ही होते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। मेरा एक स्टूडेंट था, उसका बड़ा भाई, बहुत पुरानी बात है, पेरेंट्स नहीं थे, तो उसके बड़े भाई ने शादी नहीं की हुई थी, इसीलिए कि मैंने अगर शादी कर ली, मेरी फैमिली लाइफ होगी तो मेरे भाई के खर्चे में शायद कहीं छोड़ ना जाऊं। तो अपने छोटे भाई को पढ़ाने के लिए उसने शादी नहीं की हुई थी। वो लेट कर रहा था कि मेरा भाई किसी काबिल होगा तो मैं शादी करूंगा। तो आपकी भी ऐसी बहुत सारी पर्सनैलिटी जिंदगी में हो सकती हैं। तो आप इतने सारे लोगों की उम्मीद लेके, इतने सारे लोगों की कुर्बानी लेके मेरे बच्चों यहाँ पहुंचे हो, खुराफात में पढ़ के और बेकार चीजों में पढ़ के इस काम को जाया नहीं करना। क्योंकि सीए की पढ़ाई मुश्किल इस लिहाज से है कि एग्जामिनर हर दफा कुछ ना कुछ लेवल बढ़ाता चला जा रहा है। यानी इस दफा जो FAR 1 का पेपर आया है वो बहुत मुश्किल पेपर था। इस दफा जो चीजें उसने ऐसी पूछी जो पढ़ाई भी नहीं होती हैं, यानी इस तरह की चीजें भी उसने डाल ली जो उम्मीद नहीं थी कि पूछेगा वो, लेकिन लेवल हर दफा बढ़ता जा रहा है। तो इसलिए हर दफा टीचर को और ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और ज्यादा सोचना पड़ता है इस दफा में और क्या एक्स्ट्रा पढ़ा दो। तो सीए की पढ़ाई मुश्किल इसलिए है क्योंकि मटेरियल है, उसकी टेस्टिंग का लेवल ज्यादा है, इसलिए मेहनत करनी पड़ती है। तो अगर आप लोग अपना जो इरादा है, जो नीयत है, अगर आप एहसास रखते रहेंगे ना कि आपको जिसने भेजा हुआ है उन्होंने बहुत सारी कुर्बानियां दी हुई हैं, फिर आप फोकस्ड रह सकेंगे। तो ये अभी आपको नसीहत करनी थी कि आप बहुत सारी कुर्बानियों, बहुत सारी उम्मीदों के साथ बच्चों यहाँ पहुंचे हो। अपनी जवानी की ख्वाहिशात के अंदर उनकी उम्मीदों को ठुकरा नहीं देना। आपके पीछे पूरी पूरी फैमिलीज यहाँ पे डिपेंड कर रही हैं। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं, या FAR 1 में क्या मेरा तरीका क्या होगा? पहली बात यह कि मुझे पढ़ाने का शौक है और मैं खुलूस से पढ़ाता हूँ, शौक से पढ़ाता हूँ। मुझसे पूछेंगे, सवाल जवाब दूंगा। इसलिए अगर किसी को मुझे देख के डर लग गया हो, वैसे मैं काफी शरीफ हम्बल इंसान हूँ, मेरे अपने बच्चे भी नहीं डरते मुझसे, तो डरने की जरूरत नहीं है। आपको जो पूछना पूछा करें। जो बच्चे क्लास में सवाल नहीं पूछते ना, या तो वो टीचर से डर रहे होते हैं, या फिर वो ये सोच रहे होते हैं कि हमने सवाल पूछा बोंगा सा होगा, लोग हंसेंगे, हमारी बेइज्जती हो जाएगी। तो पहले कौन इज्जत करता है आपकी? ऐसा हुआ कि आप क्लास में एंटर हुए, सब इज्जत से खड़े हो गए, तो फिर बेइज्जती क्या हो जाएगी? तो इसलिए आपने सवाल पूछने से घबराना नहीं। कुछ बच्चों को कॉम्प्लेक्स होता है उनके लहजे का, एक्सेंट का। जैसे अगर KPK से आए हुए बच्चे होते हैं, या कश्मीर साइड से, या साउथ पंजाब से, उनका थोड़ा डिफरेंट सा लाहौर के एतबार से एक्सेंट होता है। तो वो बच्चे ना अपने एक्सेंट को लेकर शर्मिंदा हो रहे होते हैं। भाई किस बात की शर्मिंदगी? भी पाकिस्तानी सारे हैं, सबकी जबानें हैं। अब अगर आपको उर्दू बोलने में मसला है तो उसमें क्या शर्मिंदगी वाली बात है? या अगर किसी को इंग्लिश बोलने में मसला है तो उसमें क्या शर्मिंदगी वाली बात है? भाई कम्युनिकेट कर सकते हैं ना, बस ठीक है। अब आप चाहे का को की बना दें, जैसे मर्जी बोले, कम्युनिकेट कर रहे हैं ना, ठीक है।
तो आपने सवाल पूछने से ना शर्माना नहीं है, जो मसला हो मुझसे पूछें। नींद आ रही है? आ रही है ना? तो जो भी पढ़ाऊंगा शौक से पढ़ाऊंगा, आपको जो मुश्किल हो बेटे पूछना आपने है। अच्छा, मैंने आपको जो सब पढ़ाना है उसमें स्टडी मटेरियल क्या चाहिए मैंने ना आपको लिखवानी है चीजें। मैं लेक्चर नोट्स पे बहुत फोकस करता हूं, यानी जब मैं खुद भी स्टूडेंट था, अल्लाह का शुक्र अच्छा स्टूडेंट था, क्लास टॉपर ही था, तो मैं ना खुद भी नोट्स बनाता था। इसलिए मैं एज अ टीचर भी ना इस चीज को बहुत प्रमोट करता हूं। मैं क्लास में जो बोर्ड पे बनाऊंगा कोशिश करूंगा मैं स्ट्रक्चर्ड पढ़ाऊं। मैं जो भी टॉपिक पढ़ाऊंगा उसका वर्किंग्स के फॉर्मेट या टॉपिक पढ़ाना मैं कोशिश करता हूं कि स्ट्रक्चर्ड पढ़ाऊं। तो मैं बोर्ड पे जो लिख रहा हूँ वो तो नोट करें ही करें, उसके अलावा भी कई ऐसी चीजें होंगी जो मैं आपको बताऊंगा, जबानी के लिख लें। तो लेक्चर नोट्स बनाने हैं आपने, सेपरेट रजिस्टर रखे हैं FAR1 का, एक रजिस्टर काफी नहीं होगा, मल्टीपल लग जाएंगे, लेकिन लेक्चर नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें मैं अपने खुद बनाए हुए सवाल भी करवा रहा हूँ, यानी आपको बहुत सारे खुद ही जबानी सवाल उसी वक्त खड़ा खड़ा बना रहा हूँ, वो सवाल छोटे मोटे करवाया करूंगा कॉन्सेप्ट के लिए। और पास्ट यानी एग्जाम लेवल प्रैक्टिस के लिए पैक की बुक यूज करूंगा मैं पैक की बुक में एक तो ये कि पास्ट पेपर सारे हैं, और दूसरा ये कि कुछ और भी मेरे बनाए हुए सवाल हैं। ऑटम 19 तक ये बुक मैं ही अपडेट किया, मैं ही बनाया करता था पैक की। फिर मैंने जब छोड़ दिया था तो फिर ये मेरे उस्ताद हैं, उन्होंने करना शुरू कर दिया था। लेकिन मैंने जो और क्वेश्चंस बनाए हुए थे तो मैंने उनको वो क्वेश्चंस और अपने बनाए हुए भी दिए थे, वो भी डाल लिए होंगे इस दफा इन्होंने। तो इसमें मेरे बनाए हुए सवाल भी हैं और पास्ट पेपर्स भी सारे हैं। कुछ बच्चों को शौक होता है कि हमने पास्ट पेपर्स लेने हैं कहीं से, और मैंने देखा है कुछ पब्लिशर्स भी हैं जो पास्ट पेपर्स बना के जो है ना वो पब्लिश करके बेच रहे हैं। तो FAR1 के पास्ट पेपर्स पिछली 4-5 अटेम्प्ट के तो ठीक है, 4 साल कह लें, लेकिन उससे पहले वो टॉपिक्स जो FAR1 में अब आए हैं, पहले वो थे ही नहीं, उनके पास्ट पेपर्स कहां से लाएंगे? या वो टॉपिक्स जो अब FAR1 में पहले वो FAR2 में होते थे और FAR2 में उनके अच्छे सवाल थे, वो कहां से आएंगे? तो इसलिए जो टॉपिक आपके सिलेबस के हैं और पहले वो FAR2 में हुआ करते थे, मैंने उनके पास पेपर के सवाल भी अमेंड करके अकॉर्डिंगली इसमें डाले हुए हैं। तो प्रैक्टिस के लिए ये पैक की बुक काफी है। तो मैं इन दो चीजों को फॉलो कर रहा हूंगा, मेरे लेक्चर नोट्स और पैक की बुक। इसके अलावा हमने MCQs की प्रैक्टिस करनी है, मैं बोर्ड पे सामने डिस्कस किया करूंगा, और वो हम किया करेंगे ICAP के स्टडी टेक्स्ट से। अच्छा, एक गलतफहमी का जवाब दे दूं। कुछ बच्चों में ये चीज फ्लोट हो रही थी कि FAR1 के सिलेबस में ना चेंजेस हो गई हैं, कुछ नए चैप्टर ऐड हो गए हैं। हुआ सिर्फ इतना है कि ICAP ने अपनी बुक चेंज की है, अपनी बुक रिवाइज की है। 3 IS थे, वो एक चैप्टर में डाले हुए थे, अब उन्होंने तोड़ के उनके अलग अलग चैप्टर बना दिए, उनको नए सिरे से दोबारा लग गया। तो स्टूडेंट्स को लगना शुरू हो गया शायद कुछ नया हो गया है। वही सिलेबस है जो लास्ट टाइम था। ऑटम 23 का तो अभी तक सिलेबस ही इन्होंने अनाउंस नहीं किया, अभी तक सिलेबस ही अपलोडेड नहीं है, लेकिन यही होगा जो पहले था। तो इसलिए ICAP की स्टडी टेक्स्ट जिनके पास पुरानी है वो नई वाली डाउनलोड करना, ये मार्च में इन्होंने अपलोड की है, वो डाउनलोड करना। तो ICAP की स्टडी टेक्स्ट डाउनलोड करना, हार्ड कॉपी की जरूरत नहीं है, हार्ड कॉपी ये ले लें। ICAP की स्टडी टेक्स्ट आप लोग वेबसाइट से डाउनलोड कर लें, MCQs हम लोग उसमें से किया करेंगे। तो ये है टोटल जो मेरी तरफ से आपको स्टडी मटेरियल चाहिए। अच्छा, अब अच्छे बच्चों के लिए, क्योंकि सारे बच्चे कर नहीं पाएंगे, कह तो सबको रहा हूं लेकिन टाइम मैनेज होगा नहीं, इसलिए अच्छे बच्चों से जरूर, जब मैं टॉपिक कंप्लीट कर लूंगा, मैंने सारे नोट्स बना दिए, प्रैक्टिस अपने बनाए हुए करवा दिए, पास पेपर की प्रैक्टिस कर ली, उसके बाद ना आपने वो चैप्टर ICAP की बुक से जरूर रीड करना है, जरूर एक दफा रीड करना है। उससे फायदा ये होता है कि कुछ MCQs ऐसे होते हैं जो बुक रीडिंग की होगी ना तो उनमें हेल्प मिल जाती है। तो इसलिए आपने ICAP की बुक से चैप्टर जरूर रीड करना है। और ये तभी करेंगे जब हम पूरा चैप्टर विद प्रैक्टिस कंप्लीट कर चुके हुआ करेंगे, फिर आपने जस्ट उसको रीड करना है और MCQs में हेल्प होगी।
तो ये है मेरी तरफ से स्टडी मटेरियल। स्टडी मटेरियल के हवाले से अगर आपने कुछ और पूछना है, हाँ कुछ नोट्स हैं वो मैं अलग से दूंगा, ग्रुप में शेयर कर दूंगा। जिसको हार्ड कॉपी चाहिए होगी कॉपियर के पास रखवा दूंगा। जैसे एक चैप्टर है कैश फ्लो स्टेटमेंट, उसके मैं अलग से नोट्स दिया करता हूँ। इसी तरह से वैसे तो मैंने वो फॉर्मेट बुक में डलवा दिया हुआ है, लेकिन देखूंगा अगर उन्होंने अपडेटेड फॉर्मेट डाल दिया तो ठीक है, वरना मैं उसके अलग नोट्स दे दूंगा। इसी तरह से रेशियोज का एक चैप्टर है, उसके मैं नोट्स दिया करता हूँ। तो कुछ चीजें हैं जो मैं अलग से नोट्स दूंगा, बाकी यही जो मैं आपको बोर्ड पे या ज़बानी बता रहा हूँ। स्टडी मटेरियल से रिलेटेड बताएं आपने जो पूछना है। स्टडी मटेरियल से रिलेटेड कोई सवाल, परेशानी, तकलीफ है तो पूछें जी। किधर है आवाज तो कहीं और से आ रही, आप ही पूछ रहे हैं? नहीं बैठ के पूछ लो, कोई नहीं। ये जो पैक वाली है या आई कैप की, कुछ सवाल मैंने ना इनको दिए थे और मजीद कि ये बुक में डालें, तो वो अगर बुक में डाल लिए होंगे तो अच्छा, इसमें सवाल कुछ और ऐड हुए होंगे। लेकिन अगर आपको सीरियसली, मतलब बेइज्जती नहीं कर रहा, सीरियसली कह रहा हूँ, अगर बेटा को फाइनेंशियल इशू की वजह से ना खरीद दो ना तो कोई बात नहीं, आप वो पुरानी रख लो। जो एक्स्ट्रा सवाल हुआ करेंगे वो देख के उसकी कॉपी कर लेना, पिक्चर ले लेना, चल जाएगी। बाकी जिन्होंने खरीदनी है तो वो नई वाली खरीदना। जी इस स्टडी मटेरियल से रिलेटेड बताइए और कोई सवाल, कुछ शक शुबा, कोई परेशानी? ठीक है, मैंने सबको पढ़ाना है और जो काबिल बच्चे हैं उनको भी पढ़ाना है और जो किसी काबिल नहीं है उनको भी पढ़ाना है, क्योंकि सब मेरे लिए मेरे बच्चे हैं। तो इसलिए जो बच्चे सवाल पूछेंगे मैं उनका जवाब तो बिल्कुल दे रहा हूँ। मैं इंश्योर करता हुआ चलूंगा, कुछ आपकी शक्लों से आइडिया ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे कुछ चीजें रियलाइज होती होंगी कि ये जो मैंने बात अभी बोली है इस पे भम उठनी चाहिए थी कि नहीं उठनी चाहिए थी, इस पे शक्ल क्या बननी चाहिए थी। तो आपके सवालों से मुझे आइडिया हुआ करेगा। फिर भी आप लोगों को जो पूछना हो आप लोग पूछेंगे तो फिर उसके हिसाब से मैं आगे चल पाऊंगा। लेकिन मैंने सबको लेके चलना है साथ, इसलिए ना मेरे टीचिंग आवर्स थोड़े ज्यादा हैं। लास्ट टाइम बहुत ज्यादा इसलिए हो गए थे क्योंकि मुझे जीरो से इंट्रो पढ़ानी पड़ी थी। इस दफा वैसे ही 2 ईदों की वजह से टोटल क्लासेस कम अवेलेबल हैं, और अगर मैं खींच तान के कोई 110 क्लासेस में भी ले जाऊं या 105 तक कोशिश कर दूं, कॉलेज में सिर्फ 85-6 क्लासेस अवेलेबल हैं। ईद की छुट्टियां, मिड टर्म, आई कैप रिजल्ट, तो ये 20 की तो शॉर्टेज अभी पहले दिन मौजूद है। अब उसके लिए एक्स्ट्रा क्लासेस करनी पड़ेंगी। वो कैसे करनी है उसके 2-3 हल होते हैं मेरे पास। या तो वीकडेज में शाम में हो सकती है, संडे में हो सकती है, या फिर कोई सेपरेट टॉपिक पढ़ा के वो यूट्यूब पर डल सकता है। इस तरह से ना मैंने लास्ट टाइम 2-3 कॉम्बिनेशन चलाए थे। तो वो हम लोग आई कैप के रिजल्ट के बाद, लॉ का पेपर दिया हुआ किसी ने? हाँ कुछ बच्चों ने दिए होंगे, यानी किसी का रिजल्ट आना हो। कब आना है रिजल्ट? अभी क्या डेट अनाउंस है? 3 मई है ना? हाँ तो मई में इंशाल्लाह ना हम लोग एक्स्ट्रा क्लासेस कर लेंगे शुरू। एक तो ये छोटी ईद भी, रोजे भी गुजर गए होंगे और आई कैप का रिजल्ट आ गया होगा, उससे तादाद के ऊपर फर्क पड़ता है। कुछ बच्चे जो हैं वो दोबारा क्लास ज्वाइन कर लेते हैं। तो मई से इंशाल्लाह, मैं आपको पहले दिन बता रहा हूँ, कल को बुरी बुरी शक्लें ना बनाना, मैं बता रहा हूँ एक्स्ट्रा क्लासेस करनी है, जरूरी है, लाजमी करनी पड़ेंगे। तो मई ऑनवर्ड्स एक्स्ट्रा क्लासेस होंगी, एक्सटेंड नहीं होंगी क्योंकि आगे क्लासेस हैं, लेकिन कुछ ना कुछ इसका हल निकालूंगा। तो एक्स्ट्रा क्लासेस हमें करनी पड़ेंगी। दूसरी बात, कल ही चले जुम्मा है, तो आपकी क्लास में चूंकि जुम्मे की नमाज आया करेगी, तो मैं वहां गार्डन टाउन से आता हूं। घड़ी किधर गई? तो मैं इंशाल्लाह, कोशिश मेरी पूरी है। अभी तो खैर वो कंस्ट्रक्शन काफी हद तक हो गई अंडरपास की, तो अभी स्मूथ ही था काम में आया था। टाइम आपका 11:45 है ना? हाँ तो मैं इंशाल्लाह 11:45 तक पूरी कोशिश है पहुंच जाया करूंगा। तो जुम्मे के दिन फिर हम ये करेंगे कि जुम्मे को क्लास छोटी हुआ करेगी। जुम्मा चूंकि इधर जो लोग यहीं इसी इलाके में जुम्मा पढ़ना चाहें, तो ये गुंग महल मस्जिद है। जब आप यहाँ से कॉलेज से बाहर निकलेंगे ना, तो राइट साइड पे जाएं
और फिर आगे फिर राइट साइड पे अंदर होना है। बड़ा सा ग्राउंड है, वहां गुंग महल मस्जिद है, वहां 1 बजे जो है जमात खड़ी हो जाती है। तो उसी मस्जिद को जो है ना वो मैं प्रेफर करता हूँ, क्योंकि फिर आगे क्लासेस होती है। तो जुम्मे को क्लास हमारी छोटी हुआ करेगी। हाँ, ये भी असर पड़ना है, जुम्मे को हमारी क्लास छोटी हुआ करेगी। तो इस वजह से एक्स्ट्रा क्लासेस कम से कम भी ना कोई 20 के करीब तो होंगी। वो मैं मई ऑनवर्ड्स इंशाल्लाह कोई ना कोई हम मिल मिला के कोई इसका तरीका बना लेंगे। मैंने आपको जो पढ़ाना है, कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह, फिक्र से पढ़ाऊंगा, शौक से पढ़ाऊंगा और हंसते खेलते ही चलेंगे। यानी मैं हंसी मजाक के साथ ही पढ़ाने का कायल हूं। और ये क्या कर रहे हो? स्टूडेंट है आपके ऑफिस के हैं कोई? अच्छा, तो को बता के तो करो ना यार। मैंने कहा कौन तस्वीरें खींच रहा है? पता नहीं मैं क्या बता रहा था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो कोई हंसी मजाक जो है वो मेरा पढ़ाते हुए भी मैं बोल जाऊंगा। कुछ बच्चे भी होते हैं, अच्छी टाइमिंग होती है उनकी मजाकों की, बिल्कुल मैं इनकरेज करूंगा, जरूर आप हल्के फुल्के चलें। लेकिन एक चीज का जो है ना वो सख्ती से ख्याल रखना है, गंदे मजाक मेरी क्लास में नहीं होने चाहिए, ज़ूमानी मजाक मेरी क्लास में नहीं होने चाहिए। इस पे ये चीज बिल्कुल नहीं अलाउड है। तो इसलिए हंसी मजाक बिल्कुल हो। जो कई बच्चे होते हैं बड़ी अच्छी उनकी टाइमिंग होती है, बड़ी मजेदार बातें करते हैं। तो अगर कुछ तरह के लोग टैलेंट फनकार मौजूद हैं क्लास में, तो जरूर टैलेंट का मुजाहरा करिएगा। हंसते खेलते चलेंगे, इंशाल्लाह आसानी से वक्त गुजरेगा। लेकिन आपने पूछना है मुझसे, अगर आपको कुछ चीज समझ नहीं आ रही तो बेटे आपने बाकियों की फिक्र नहीं कर रही है। आपने इस चीज को परेशान नहीं होना लेके कि बाकी लोग हंसेंगे, हंसने देना सबको। आपको जो पूछना मुझसे पूछना। अब इंट्रो का क्या करना है? ये नहीं पॉसिबल मेरे लिए प्रैक्टिकली कि मैं फिर से आपको इंट्रो पढ़ानी शुरू कर दूं, और ये होना भी नहीं चाहिए ना। इंट्रो आप लोग पढ़ के आए 4 महीने, 3 महीने, 5 महीने, 2 महीने। तो आपको अकाउंटिंग में से डेबिट क्रेडिट, टी अकाउंट, बीडीसीडी, ट्रायल, फिर इनकम का बीडीसीडी होगा कि नहीं होगा, इसी तरह से एक्रूअल प्रीपेमेंट आता है ना? कितना टाइम लगा है उस पर? हाँ जी, हफ्ता कम से कम लगा होगा उसके ऊपर। ये FAR 1 में शदीद जरूरत पड़ेगी इसकी आपको। एक्रूअल प्रीपेमेंट शदीद किस्म का चाहिए FAR 1 के अंदर। 2 टॉपिक्स में इसका इस्तेमाल होता है, कैश फ्लो में और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में। ये चाहिए, ये आपको आना चाहिए। आता होगा? आता है। बैड डेट्स भी आपको आते हैं, और डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन तो मसला ही कोई नहीं है। तो ये चीजें आपका ब्रॉड फॉरवर्ड नॉलेज यहां चाहिए। एहतियातन मैं क्या काम करूंगा वो बता देता हूं। अभी जो अगले 2 दिन है, जुम्मा हफ्ता, ये मैं आपको इसलिए बता भी रहा हूं और फिर नसीहत भी कर रहा हूं। इन 2 दिनों के अंदर ना मैं बिल्कुल डेबिट क्रेडिट को पोस्ट करना, टी अकाउंट की डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, उसका CD निकलना, BD निकलना, ट्रायल बनना, ये मैं ओवरव्यू दूंगा सबका। हो सकता है आपको लगे कि, बल्कि यकीनन के सर ये तो बच्चों वाली बातें हमें आती हैं, लेकिन मेरे 2 मकसद हैं। एक तो ये कि कुछ चीजें होती हैं जो छोटी छोटी कहीं मिस हो गई होती हैं, वो बच्चे ने कभी शायद टीचर से पूछने की कोशिश ही नहीं की होती, फिर आगे बढ़ गए होते हैं। जैसे हो सकता है आज तक किसी को यही क्लियर ना हो कि इनकम एक्सपेंस का BD बैलेंस क्यों नहीं होता। ये होता है BD क्या बोल दिया मैंने? ब्रॉड डाउन बैलेंस। तो इनकम एक्सपेंस का होता है ब्रॉड डाउन? नहीं होता? पक्की बात है? कैरेट डाउन नहीं होता, ब्रॉड डाउन होता है। तो ये कुछ बच्चों को नहीं पता होगा। इसी तरह से कुछ टर्म्स हैं जो मैं यूज कर रहा हूँ, क्या पता आपके टीचर ने थोड़ी डिफरेंट टर्म्स यूज की हों। तो ये सब रिवाइज कराने का मकसद ये है कि एक तो अगर किसी का छोटा मोटा भी कोई लिंक मिसिंग है ना, वो पॉलिश लग जाए, और मेरे मुंह से भी वो टर्म्स निकल जाएं जो हो सकता है आपने किसी और तरह से, किसी और नाम से पढ़ी हो। तो ये 2 दिन में मेरा इरादा ये है कि
आपको बिल्कुल बेसिक एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस, डेबिट, क्रेडिट से शुरू करके टी अकाउंट में पोस्ट करना, उसको क्लोज करना, ट्रायल बनाना, जस्ट एक क्विक रिवीजन, क्विक, ताकि मैं चीजें सारी गुजार दूं, एक बार हो जाए सारी चीज का बेसिक ट्रायल और इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट तक पहुंचना। ये मेरा इरादा है इंशाल्लाह कि कल और परसों में मैं आपको ये ओवरव्यू दे दूं। जो अकाउंटिंग के चीते चीतियां भी हैं ना, वो भी इन 2 दिनों में छुट्टी ना करना बैठ के, कि ये तो हमें आता ही है, मुझे पता है आपको सब आता है, आप सबने सारी अकाउंटिंग पढ़ी हुई है, लेकिन एक वजह से मैं इसको सारा गुजार रहा हूं कि किसी के अगर कोई मिसिंग लिंक्स हैं वो पूरे हो जाएं, और अगर कोई टर्म में थोड़ी डिफरेंट यूज करूं तो वो भी आप मेरे मुंह से वो टर्म सुन लें, ताकि फिर हम जब ऑफिशियली IAS 16 से शुरू करें FAR 1 का सिलेबस, तो फिर वो टर्म्स जो मैं बोल रहा हूं वो आपके लिए नई चीजें ना हो। तो ये मेरा इरादा है कि 2 दिन में लगाऊंगा बेसिक एक ओवरव्यू पे, फिर उसके अलावा बाद में जाके जब मैंने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स पढ़ाना होगा ना, तब मैं 2 या 3 दिन फिर लगाऊंगा इन्वेंट्री, बैड डेट्स और बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज। बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज पढ़ी हुई? सेल्स बुक पढ़ा हुआ है ना? हाँ, तो ये एक चैप्टर है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, ये उसमें काम आएगा। तो मैं तकरीबन कह लें कि 5-6 लेक्चर हैं, 2 अभी 3 बाद में, जो मैं इंट्रो की सॉर्ट ऑफ रिवीजन के तौर पे बता रहा हूँ। उसके अलावा मेरे बेटे इतना टाइम नहीं कि मैं इंट्रो सारी रिवाइज करूं, तो आपको आती है इंट्रो? है जी? है, अकाउंटिंग आती है आप लोगों को? आती। तो आपसे रिलेटेड मेरा प्लान यही है कि 2 दिन कोशिश करूंगा, हो सकता है तीसरा दिन लग जाए, लेकिन कोशिश मेरी यही है कि 2 दिन के अंदर मैं ये सारा जो बेसिक है ना उसको लपेट दूं, ताकि, और उसमें मैं ये भी कहूंगा कि एक तो जागना है, इग्नोर नहीं करना कि तो बच्चों वाली चीजें हैं, और दूसरा अगर जो मैं बताऊं उसमें किसी को जरा सी भी कोई भी कंफ्यूजन या इख्तलाफ हो, वो पूछना, बजाय इसके कि बदगुमानियां करते रहे, यार हमें तो सर ने और बताया था, वो कुछ और बता रहे थे, ये गलत बता रहे हैं। वो मुझसे पूछना, क्लियर करना, कोई जरा सी भी कंफ्यूजन हो तो पूछना। पॉज करना जरा। क्या जी, मैं क्या कह रहा था अभी? नहीं डरा ना, इसका मतलब ऐसी नहीं। अच्छा जी, क्या बात हो रही थी? हाँ, तो ये जो मैंने 2 दिन सोचे हैं, 3 भी लग सकते हैं, इसमें आप लोगों ने छुट्टी ना करना, इनको जीरो से समझने की कोशिश करना। समझाना क्या, मैंने बताना है, मतलब चीजों का ओवरव्यू देना है आपसे। मैं ये चाह रहा हूं कि अगर उसमें किसी को कोई जरा सा भी बुनियादी इख्तलाफ हो ना, तो उसने पूछना जरूर है, वरना ये जाया होंगे 2 दिन। जिस मकसद के लिए मैं 2 दिन को लगा रहा हूं, वो मकसद क्विक ओवरव्यू है, और आपको अगर कहीं पर कोई छोटा छोटा मसला है तो वो आपने मुझसे पूछना है। क्लास में मैं जब पढ़ा रहा हूं, हंसी मजाक मैं कर रहा हूं, या आप उसके एतबार से अगर वो टाइमिंग के हिसाब से जो करना हो करें, जरूर हंसते खेलते चलेंगे, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि मेरी क्लास में जितने लोग बैठे हैं ना, चाहे वो दूर बैठे हुए हैं चाहे करीब बैठे हुए हैं, वो मेरी बात पे ध्यान दें। अगर 2-4 लोग पीछे बैठ के जिनको ये लग रहा होगा कि सर को पता नहीं चल रहा हम क्या बात कर रहे हैं, या आप समझे कि हम वैसी कहीं आके बैठे हुए हैं, तो मुझे ना अच्छा नहीं लगता। मतलब मुझे जरा थोड़ी बदतमीजी लगती है, थोड़ा सा मैं जज्बाती सा आदमी हूँ, तो मुझे ना बदतमीजी लगती है। तो इसलिए जो क्लास के अंदर बैठे तो वो मेरी क्लास का हिस्सा बन के बैठना यार, है, चाहे दूर बैठे हो ना चाहे करीब। सबसे कह रहा हूं मैं, दाढ़ी वाले भी बगैर दाढ़ी वाले, सबसे बात कर रहा हूं। तो जो क्लास में बैठे हो वो मेरे क्लास के अंदर ना जरा नियत सही करके बैठना। अगर नहीं बैठना, नहीं पढ़ना, तो कोई बात नहीं, बाहर बैठ जाए जाके, ना बैठे क्लास के अंदर। को क्लास के अंदर को बरकतें थोड़ी आ रही होंगी कि चलो पैर भी रख लो तो पास हो जाओगे। क्लास में आना तो यार फिर इन्वॉल्व होके बैठना है। मुझे ना फिर अच्छा नहीं लगता, फिर वो बदतमीजी लगती है मुझे। अच्छा जी, लेक्चर्स की भी बात हो गई। ठीक है, लास्ट बात, आपको अभी 2 दिन गुजर जाएं तो जरा तादाद स्टेबल हो जाए, तो मैं आपको ना सिलेबस की ग्रिड मैंने ना वो टॉपिक वाइज बांटी हुई है। जो आई कैप के
सिलेबस की ग्रिड है ना कि इस ग्रिड में इतने टॉपिक्स हैं, इतने मार्क्स का सवाल आएगा, तो वो मैं आपसे एक पेज शेयर कर लूंगा। ग्रुप्स में भी शेयर हो जाएगा सॉफ्ट कॉपी। आज हुआ है कोई? नहीं, चले ग्रुप में भी शेयर हो जाएगा। ये जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं इनके मैं कोर्स में भी रख दूंगा और हार्ड कॉपी भी आपको मैं क्लास में दिलवा दूंगा। तो उसके अंदर मैंने सिलेबस के जो आई कैप की ग्रिड हैं उन्होंने तो पूरी पूरी लाइनें लिखी हुई हैं, तो मैं टॉपिक के हिसाब से वो ग्रिड ना आपके सामने एक बार लाके फिर बताऊंगा कि आगे हमने मंडे से करना क्या। अभी कल और परसों तो इंशाल्लाह मैं आपको ये बेसिक ओवरव्यू दूंगा, लेकिन आगे जब ऑफिशियली पढ़ाना शुरू करूंगा FAR 1 मंडे से, तो मैं एक स्टैंडर्ड वाली ग्रिड है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और तकरीबन तकरीबन आधा कोर्स उसी में लग जाता है यानी टाइम के एतबार से। तो वो ग्रिड मैं इंशाल्लाह शुरू करूंगा मंडे से। तो वो आपको जब मैं दूंगा उसका ग्रिड, तो फिर उसके हिसाब से हम लोग बात करेंगे कि अभी हमने कौन सा ग्रिड शुरू कर रहे हैं, इसमें से बड़ा सवाल आएगा कि छोटा सवाल आएगा। तो इस पे फिर वो ग्रिड सामने रख के मैं बात करूंगा। पेपर का स्ट्रक्चर भी मैं आपको मंडे से ही बताऊंगा। ये जो मैं बार बार मंडे कह रहा हूँ, कल परसों छुट्टी नहीं है, ठीक है। हम अकाउंटिंग के बेसिक्स को रिवाइज करेंगे मंडे से ऑफिशियली। अगर मैं परसों कंक्लूड कर पाया तो मंडे से इंशाल्लाह जब मैं FAR 1 ऑफिशियली पढ़ाना शुरू करूंगा, फिर आपके सामने सारा सिलेबस रख के कि ग्रिड क्या है, कितने टॉपिक्स हैं, कितने सवाल पेपर में आते हैं, तो वो फिर मैं इंशाल्लाह मंडे को करूंगा ये सारी चीजें डिस्कस डिटेल से। और आपने अब आप बता दीजिए, आपने कुछ पूछना है तो फिर मैं ऑनलाइन वालों को एक नसीहत करूंगा, बस फिर खत्म कर दूंगा। आपने बताएं कुछ पूछना है, कुछ सवाल, कोई परेशानी, कोई तकलीफ, बोलिए, पूछिए। बाकी तो पूरे सेशन में चलता रहेगा सवाल पूछने, लेकिन अभी आपने अगर पढ़ाई से रिलेटेड कोई और मसला, कोई मशवरा, कोई दुख दर्द, कोई चीज, जी। नहीं। क्यों वैसे? नहीं जा रहा। सवाल ही पूछा था कि हटते तो नहीं जा रहे, आप क्लासें छोड़ देंगे? तो नहीं जा रहा। हाँ जी, और कोई सवाल? नहीं बैठ, नहीं, कोई छुट्टी नहीं होगी इंशाल्लाह। और हाँ जी, और कोई सवाल? सीरियस क्वेश्चन है। Sir, what differentiates between you and other teachers who are teaching FAR? मतलब आप ऐसे क्या, अगर मैं पढ़ने मेरे पास 3 ऑप्शन, एक आप ही एक इतना सीरियस क्वेश्चन था नहीं वैसे ये। अच्छा जी। मैंने अगर डिसाइड करना है कि आपसे पढ़ना है, साजिद से पढ़ना है या सर मिर्जा से पढ़ना है, बट यू गिव मी कि जिससे मैं कहूँगी यार मैं सेटिस्फाइड हूँ। अच्छा, आप यहाँ आए क्यों हैं ये बताएं, मतलब क्यों बैठे मेरी क्लास में? आप बात जवाब दूंगा ना, मैं पूछ रहा हूँ आप क्यों बैठे मेरी क्लास में? नहीं, मेरी क्लास में क्यों? सबको पता है, अच्छा है, लेकिन मैं उस चीज को लेवल मैच कर सकूंगा आपके साथ के नहीं। मेरा लेवल हो सकता बहुत नीचे हो, आपके ऊपर। अच्छा, मतलब आप अभी डिसीजन नहीं किया है आपने? अच्छा, सही है। मतलब आप अभी यहाँ नहीं है इस क्लास में, आप बैठे थे वैसे ही पे, आपने डिसीजन करना है, ठीक है, ओके। अच्छा, बाकी लोग जो हैं उनको सवाल भी नहीं पहुंचा। सवाल का जवाब तो शायद, मतलब अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं आपको एक कंक्लूडिंग आंसर दे सकूंगा तो शायद नहीं, लेकिन इससे एक नसीहत जुड़ी हुई, मैं नसीहत करता हूं सबसे। ये जो टीचिंग है ना, ये जो आप CA में यहाँ टीचिंग के लिए आए हैं, सब टीचर्स का अपना अपना स्टाइल होता है, और कुछ बच्चों की फ्रिक्वेंसी, एक बहुत फेमस टीचर हों जिनके पास बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स का रश हो, उनसे मैच नहीं होती, और वो टीचर जो शायद इतने फेमस नहीं है उनसे मैच हो जाती है, तो फ्रिक्वेंसी मैच हो जाती है। टीचर्स मेहनत सारे ही करते हैं, बाकी किस टीचर के पास ज़्यादा रश, क्यों रश है पता नहीं, है तो बच्चों को पता होगा, ये तो आप जिन लोगों से मशवरा करते हैं वो बेहतर बता सकेंगे। मेरे पास रश ज़्यादा है
पता नहीं, मैं तो ये समझूंगा अल्लाह ताला की मेहरबानी है, वरना मैं तो शायद अपने बच्चों को भी नहीं पढ़ा सकता। तो वो तो जो मैं बोलूंगा, अगर आप उसको समझ पा रहे हैं, या अगर ये जो यहाँ रश लगा है, और ये जितने लोग यहाँ बैठे हैं, ये चलो एक ने तो बता दिया कि अभी वो आज सिर्फ वैसे ही देखने आए थे। बाकी लोग जितने यहाँ बैठे हैं, मेजॉरिटी, वो बस आ गए या नासिर अब्बास की क्लास में आए, डिसीजन करके आए। तो अब ये जो बच्चे डिसीजन करके आए हैं, इन्होंने यकीनन अपने दोस्तों से पूछा होगा। डिफरेंट टीचर्स के डिफरेंट स्टाइल होते हैं। मेरे उस्ताद भी यहाँ अभी भी पढ़ा रहे हैं, गार्डन कैंपस में मेरे उस्ताद पढ़ाते हैं। मैंने हाफिज ताहिर साहब से अकाउंटिंग पढ़ी है, FAR 2 वो वहाँ पढ़ाते हैं। अकाउंटिंग 1 मैंने जिनसे पढ़ी है वो अब यहाँ नहीं है, वो आगे कोई और कॉलेज उन्होंने बनाया, वहाँ पर होते हैं। तो सब टीचर्स का अपना अपना स्टाइल है। आपके लिए नसीहत क्या है इसमें? आप लोग थोड़ी बहुत रिसर्च जरूर किया करें, बिल्कुल करनी चाहिए आपको। आप जिन टीचर्स के बारे में सिलेक्ट करना चाहते हैं, आप उनके स्टूडेंट्स से जरूर फीडबैक लें, उनके बारे में जरूर आप इंफॉर्मेशन इकट्ठी करें कि अच्छा प्रैक्टिस के बारे में क्या है, नोट्स बनवाते नहीं बनवाते। एक स्टूडेंट को जो जो कंसर्न हो सकते हैं, ये जरूर करना चाहिए। क्लास में नींद आती है या थोड़ा बहुत हंसी मजाक भी हो जाता है, ये फैक्टर्स जरूर आप लोग ढूंढें। लेकिन एक चीज मैं आपको कहूंगा कि मेरा और आपका रिलेशन, जब आप इसको पैसे के एतबार से देखेंगे ना, तो आपको मुझसे कुछ ज्यादा मिलेगा नहीं। बेशक मुझे इस कॉलेज में पैसे मिल रहे हैं तो पढ़ा रहा हूं, और आपने कॉलेज में फीस दी है तो आप यहां पढ़ रहे हैं, लेकिन इस कमरे के अंदर हमारे बीच में पैसे नहीं है। क्योंकि अगर मैं आपको कस्टमर समझूंगा और आप मुझे एक दुकानदार समझेंगे, तो कुछ चीजें होती हैं जो इंटेंजिबल्स हैं। इंटेंजिबल्स तो खैर सर्विस भी इंटेंजिबल ही है, लेकिन एक है ऑफिशियली कोर्स आपको पढ़ा देना, और एक है कि आपको वाकई उस्ताद से बहुत कुछ मिल जाना। ये जो बहुत कुछ मिल जाना है ना, ये अदब से लिंक होता है। अगर अदब बीच में है तो और बहुत कुछ ट्रांसफर हो जाएगा। अगर अदब बीच में नहीं है, शायद आप कोर्स तो पढ़ जाएंगे, लेकिन और बहुत सारी चीजें ट्रांसफर नहीं हो पाएंगी। तो आप जरूर इंफॉर्मेशन इकट्ठी करिए, आप जरूर स्टूडेंट से पूछिए, लेकिन एक बार जब फैसला कर लें तो फिर अपने उस्ताद पे अदब के साथ भरोसा करते हुए चलें। अगर आप साथ साथ ये देखते रहेंगे ना, यार ये सर ने आज तो पढ़ाया ही नहीं है, तो हमारे 500 रुपए जाया हो गए, हमारे तो हमने तो पैसे दिए थे, तो फिर ना मुश्किल हो जाएगी साथ चलना। तो आप कर लीजिए डिसीजन। अगर आप मजीद अभी डिसीजन मेकिंग फेज में हैं कि आपने मिस्टर ए से पढ़ना है, मिस्टर बी से पढ़ना है, देखें सारे ही टीचर्स मेहनत करते हैं, सभी मेहनत से पढ़ाते हैं, सभी अच्छा पढ़ाते हैं। अब क्या मेरे पढ़े हुए 100% बच्चे पास हो जाते हैं? नहीं होंगे। क्या हर दफा मेरे ही सर्टिफिकेट आता है? नहीं। FAR 1 काफी अर्सा हो गया, मैं बड़ा मिस कर रहा हूँ FAR 1। अल्हम्दुलिल्लाह सर्टिफिकेट गोल्ड मेडल बहुत ज्यादा है अल्हम्दुलिल्लाह। FAR 2 कॉस्ट, FAR 1 BFD, लेकिन FAR 1 काफी अर्सा हो गया, मेरा ख्याल में 2019 के बाद नहीं आया अभी। तो क्या हर दफा मेरा सर्टिफिकेट आएगा? नहीं। क्या मेरे 100% बच्चे पास होंगे? नहीं। शायद रिजल्ट सब टीचर्स का, हम लोग मीटिंग में बैठते हैं, सब टीचर्स का तकरीबन एक जैसा रिजल्ट बन रहा होता है। बात यह है कि आपकी फ्रिक्वेंसी मैच हो गई तो आप खुश हो जाएंगे, नहीं मैच होगी तो खुश नहीं होंगे। लेकिन आपकी तरफ से अदब शामिल जरूर रहना चाहिए। आपने टीचर को दुकानदार नहीं देखना। अगर आप टीचर को दुकानदार देखेंगे ना, आप सेटिस्फाई नहीं होंगे। अपने अम्मा अब्बा आप लोगों ने चुने हैं? नहीं चुने ना। आप में से किसी को शायद कोई एक्सट्रीम केस हो तो हो, वरना सबको अपने पेरेंट्स पसंद ही हैं। शिकायतें होना और बात है, शिकायतें होती हैं। आपको लगता होगा कि आपके वालिदैन आपको समझते नहीं हैं, आप मिसफिट हैं, आप इस खानदान में ऐसी पैदा हो गए, आप तो कुछ और थे असल में, ये लोग आपको समझ नहीं पाए, ये आपके साथ ना कंपैटिबल नहीं हो पा रहे, ये एतराजात होंगे। लेकिन अपने माँ बाप नॉर्मली पसंद होते हैं लोगों को। तो क्या वो परफेक्ट होते हैं? नहीं। इसलिए पसंद होते हैं क्योंकि आप उनको एक्सेप्ट करते हैं कि हमारे माँ बाप हैं और आप उनके साथ रहना चाहते हैं। तो जब आप किसी भी टीचर की क्लास में चले जाएं, उनको मान लें कि वो आपके टीचर हैं और अदब से चलें। जब बहुत ज्यादा क्रिटिकल होके देखेंगे ना, तो फिर आप सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए अदब और भरोसा
ये लेके चलें, बाकी जिस टीचर से पढ़ना है पढ़ लें। मतलब मैं आपको ये नहीं कह सकता कि मैं ऐसा क्या बेचूंगा क्या मेरे पास है, नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कह सकता। मैंने आपकी क्लास में आना था बट मुझे जगह नहीं मिली, इसलिए मैं किसी और की क्लास में तो आई वाज जस्ट आस्किंग कि ऐसा आपके पास ये तो आप जो बच्चे आ रहे हैं उनसे पूछ के देख लें। मतलब मैं इसमें क्या कहूँ कि मैं क्या ऐसा बताऊंगा, बस कुछ नहीं, मेहनत से पढ़ाऊंगा, बस दैट्स इट। मेहनत से पढ़ाऊंगा, अपनी बेस्ट एफर्ट करूंगा, आपके साथ मुखलिस होकर मेहनत करूंगा, बस। उसके बाद आपको समझ आए ना आए, मेरा काम तो अपनी तरफ से कोशिश करना है। मतलब मेरे पास कुछ और ऐसे राज के बाद मैं आखिरी दिन पेपर नहीं आउट कर देता होता, मैं खाने नहीं खिलाता होता, या और क्या एक्स्ट्रा करें। तो कुछ नहीं, एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। नहीं, इफ्तारी भी कोई नहीं है जी। देखें, मैंने आपको ना खुलूस से मोहब्बत से पढ़ाना है बस। और शायद ये जो खुलूस होता है ना, ये जो स्टूडेंट्स के साथ खुलूस होता है, शायद इसी वजह से जो है ना वो स्टूडेंट और टीचर का रिश्ता मजबूत होता है। तो हाँ, खुलूस है मेरे पास, बाकियों के पास भी होगा, मेरे पास शायद 2-2.5 किलो ज्यादा होगा या। तो मेरे पास, मुझे पता है मैंने आपकी बात का सही जवाब नहीं दिया, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जो भी फैसला करें उसको फिर अदब के साथ लिंक कर लें, फिर उसको बहुत क्रिटिकली मत देखना, अपने पेरेंट्स की तरह फिर एक्सेप्ट कर लें कि हाँ ये उस्ताद हैं, इंशाल्लाह आपको जरूर मिलेगा। जी, और कोई सवाल? ठीक है, ये ऑनलाइन वालों बच्चों के लिए नसीहत है कि एक तो मैं ना आपके कोर्स के स्टार्ट में कुछ वो अपनी टीचर्स की तरफ, मतलब टीचर्स इंस्ट्रक्शन कह के मैं कुछ पॉइंट्स लिखूंगा, वो पढ़ लेना, आपके व्हाट्सएप ग्रुप की हैंडलिंग के हवाले से होंगे। दूसरा, आपको मैं उसमें भी ये बात लिखी होगी लेकिन इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूं कि आप लोग जब रिकॉर्डिंग्स ले रहे हैं ना बेटा, तो उसका फायदा उठाएं। आपने को फर्ज पूरा नहीं करना कि उधर वीडियो चलने पे लगा दी और बस वो लेक्चर पूरा हो जाएगा। आपने सुनना भी है उस लेक्चर को, ये नहीं करना कि 2 की स्पीड पे लगा के लेक्चर बोले जा रहा है और आप अपने और काम कर रहे हैं। लेक्चर सुनना है। और रिकॉर्डिंग्स का बेस्ट फायदा ही यही है कि जो बात समझ नहीं आई रिवाइंड कर लें, बार बार बुलवा लें मुझसे। क्योंकि होता क्या है व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर के बच्चा वही बात जो मैंने लेक्चर में बताई है, बजाय इसके कि इसको दोबारा प्ले कर ले, ग्रुप में पूछ रहा होता सर ये बात दोबारा समझा दे। भाई तू दोबारा प्ले कर ले। तो आपके पास वीडियो लेक्चर्स होंगे, आपको जो ना समझ आया वीडियो दोबारा प्ले कर लिया कर, इसका फायदा उठाओ ना जो सर्विस है आपके पास। और व्हाट्सएप ग्रुप में जब आप मैसेजेस करें तो फालतू मैसेजेस ना करना, उससे रश बढ़ता है, फिर ना मैं भी मैसेज देखने छोड़ दूंगा, फिर बच्चे भी देखना छोड़ देंगे। तो काम के मैसेजेस करिएगा। और जो सवाल पूछें तो ग्रुप के अंदर ना ऊपर नीचे करके देख भी लेना, क्या पता वही सवाल पहले किसी ने पूछा हो, तो वो आपको वहीं जवाब मिल जाएगा। तो बाकी इंशाल्लाह मैं आपको कल और परसों ये बेसिक अकाउंटिंग का ओवरव्यू देता हूँ, डेबिट क्रेडिट ट्रायल लेजर सब। कोशिश करूंगा कि सैटरडे तक बात में लपेट दूं, अगर ना लपेट सका चलो मंडे लग जाएगा। उसके बाद फिर इंशाल्लाह मैं आपको ऑफिशियली FAR 1 पढ़ाना शुरू करूंगा। ठीक है जी, चले जी, ओके, अल्लाह हाफिज।